मैंने ये पढ़ा कि हेमंत सोरेन की पत्नी भी आज की रैली को संबोधित करेंगी। मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस तरीके की जो गतिविधियाँ हैं उससे क्या कोई सहानुभूति वाला तत्व जुड़ता है? जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मामला सामने आया है, क्या हम ये कह सकते हैं कि नैरेटिव के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा डिफेंसिव रुख पे है या नहीं है? या जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि अक्सर इस तरह की चीज़ें होती हैं और उनका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन क्या चुनाव के इन वक़्त पर इस मामले का हम कुछ प्रभाव देख सकते हैं या दिख रहा है आपको आनंदवर्धन? कमल जी, मैं इस पे आऊं। जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड की, मैं एक शब्द कह दूं, डिफेंसिव नहीं दिख रही है। वो फील्ड छोड़ के भाग गई है। वो खेलने ही को, उस पिच पे आने को ही नहीं तैयार है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के पिच पे वो उस पिच को छोड़ के उस स्टेडियम से बाहर बैठी हुई है। लेकिन मैं अब कमल जी, इसलिए मैं थोड़ी इस बात को कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि कई दर्शकों को लगेगा क्या बोरिंग बात बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा ये समझना भी जरूरी है हम सबको, क्योंकि हम लोग जब अभय भाई, एक दो चीजें मतलब जिस तरह से मैं देख रहा हूं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि विदेशी जो है वो दे शुड नॉट इंटरफियर इन आवर इंटरनल मैटर। मैं उस बात को नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी जाके वहां चुनाव प्रचार आपकी बात ट्रम्प सरकार कर रहे हैं, वो इंटरफेरेंस नहीं था। आज के अखबार की खबर पढ़िए। हिंदुस्तान की ईडी एप्पल को अप्रोच कर रही है, एप्पल कंपनी को, कि साहब ये केजरीवाल साहब का जो फोन है उसको खोलने का आप हमें पासवर्ड ये दीजिए। तो एप्पल जो है इंटरनेशनल संस्था है। अगर आज एप्पल उनको अपना पासवर्ड देगी तो मतलब मैं भी एप्पल फोन यूज करता हूँ, आप भी करते हैं, और ईमानदारी से बताऊं, मुझे कभी समझ में नहीं आता था ये महंगा, इतना महंगा फोन होता क्यों है। मेरे घर के कुछ बच्चे जो हैं कुछ वो ला के दे देते हैं, मुझे तो सेम तस्वीर लगती है। लेकिन आज समझ में आया कि इस देश का टॉप जो एजेंसी है वो भी उसके पासवर्ड को क्रैक नहीं कर सकती। और उसके बारे में जो एक प्रचार किया, अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कहा है कि भाई उस फोन को मैंने स्विच ऑफ कर दिया जिस दिन से मैं पकड़ा गया। उसमें मेरे प्री पोल अलायंसेस की बहुत सी बातें हैं, मेरी स्ट्रैटेजी है पूरी इस इलेक्शन की, मैं उसकी एक्सेस अभी आपको नहीं दूंगा, आप अपने पास रख लीजिए। आप ये कहिए 3 जून के बाद, 3 जून के बाद, ठीक है। आप मेरी सारी स्ट्रैटेजी क्यों अभी जानना चाहते हैं? तो अगर जब आप एक इंटरनेशनल संस्था के पास हिंदुस्तान अप्रोच करता है, तो आप कैसे कहेंगे कि इंटरनेशनली लोग इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे? नाउ एप्पल हैज टू गिव एन आंसर, और एप्पल को कहना होगा कि साहब दुनिया में इस तरह की कहीं नहीं, आप ही क्या ये सब घपला होता है। दूसरा, मैं साहब एक बात और पूछ लूं। परसों ये जो भी हुआ, विदेश से जो भी बातें की, जिसको हमारे यहाँ कहा गया कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं, उसके जवाब दो लोगों ने दी। उसका जवाब एक इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो जो स्पोक्स पर्सन थे, रणधीर जायसवाल जी ने भी दिया। मैं दर्शकों से भी पूछ लूं, और वो कितने लोगों ने रणधीर जायसवाल जी के उस वक्तव्य को पढ़ा? वक्तव्य कौन सा पढ़ा गया? जगदीप धनखड़ का। और जगदीप धनखड़ जी ने उस पर खुलेआम उस पर किया। नो, क्या जगदीप धनखड़ क्वालिफाइड है ये कहने के लिए? जगदीप धनखड़ इसका रोल क्या है? उनका रोल राज्यसभा को कंडक्ट करना है, चेयरमैन, एज अ चेयरमैन उस हाउस को चलाना है। जगदीप धनखड़ क्या का ये रोल ही नहीं है, अब वो जाके वहां जवाब दे रहे हैं। आप जब इस तरह की बातें करेंगे तो आज आज देश की एक प्रमुख जज जो हैं, जस्टिस नागरत्न, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को आप क्या कर रहे हैं भाई। तो इस पर जवाब नहीं पूछेंगे लोग। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये आप कुछ कहते रहे, नहीं हमारा इंटरनल मैटर नहीं है। अगर आप लोकतांत्रिक संस्थाओं को इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हमारे संवैधानिक पदों को इस तरह से यूज करेंगे, तो बात तो उठेगी ही उठेगी। अब आपकी मूल बात पे आ जाता हूं, जो बहुत से लोगों को दिक्कत है कि ये सुनीता केजरीवाल जी या कल्पना सोरेन जी, क्या खराबी है, क्यों नहीं हो? मतलब अच्छा, और एक और खराब बात होती है, लोग तुरंत कहते हैं कि राबे, ये भी खराब बात है, ये भी खराब बात है। हमारे घर में आपकी माँ, आपकी दादी, आपकी नानी, आपका क्या सब हार्वर्ड से डिग्री लेके आए थे, जो हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं? ये ये निहायती वाहियात और बेहूदी बात है कि अगर कोई कहे कि अरे वो चला सकती थी तो ये क्यों नहीं। मेरा अपना मानना यह है कि कोई भी महिला क्वालिफाइड है किसी भी रोल के लिए। और सुनीता, आज वो क्या करें? आज आप केजरीवाल जी के पास एक्सेस नहीं है, वो अपने वकील से मिल सकते हैं और या अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। आप उनको एक्सेस दे ही नहीं रहे कि अपनी पार्टी के लोगों से मिले। वो पार्टी इलेक्शन के बीच में बैठी हुई है। वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं।
उनके मंत्री हैं, आप उनको एक्सेस नहीं दे रहे हैं, तो अपनी पत्नी के थ्रू नहीं ऑपरेट करेंगे तो किसके थ्रू ऑपरेट करेंगे भाई? ये एक जबरदस्ती के लिए तंग करने वाली बात है। उसी तरह से हेमंत सोरेन का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मैं मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे इतना इतना कस के रखा गया है तो वहां पे भी कोई बहुत ढील नहीं दी गई होगी। उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो है। अगर वो अपनी पत्नी को कोई इस तरह का लाभ दे रहे हो तो यू हैव ऑल द रीजन टू से। सुनीता केजरीवाल क्या बड़े आराम में है कि केजरीवाल जी चले गए हैं तो उनको ड्राइंग रूम में 4 सोफे और लग गए हैं और बड़ा भारी जश्न हो रहा है। वो जिस 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 मानसिक स्थिति से गुजर रही हैं, उस मानसिक स्थिति में अगर वो आके कर रही हैं तो मैं तो इसको ये कहूंगा कि दोनों महिलाएं इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी प्रहरी बन के उभरी हैं। कितनी महिलाएं आज अगर उनके हस्बैंड को जेल में अनिश्चितकालीन ही नहीं, जहां पे आप जेल में हत्याएं होने के कई आरोप लग रहे हैं, जहां पे ये डर है कि आपके 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 पति की हत्या भी हो सकती है। हत्या नहीं होगी तो आप बाद में कहेंगे नहीं नहीं वो हार्ट अटैक था। अगर इस तरह के आप काम कर रहे हैं तो मैं तो इनको बहादुर महिलाएं मानूंगा। इन लोग आके कम से कम हमारी और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमको और आपको करना चाहिए था वो आके यहाँ कर रहे हैं। तो मेरे लिए किसी भी महिला का अगर वो आके हिम्मत कर रही है और खास करके इन उसमें, तो ये बिल्कुल वाजिब है और इसका स्वागत होना चाहिए मेरे हिसाब से। कमल जी। मैं थोड़ी बात गठबंधन की स्थितियों के बारे में भी करना चाह रहा था। अभी मैं अभी से खबर पढ़ रहा था सुबह की पल्लवी पटेल और ओवैसी उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि वो भी अकेले 2 सीट लड़ेंगे। कल आपसे बात हुई थी तो उस पर हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से बिहार में भी जो लोजपा के दोनों गुट हैं वो आरजेडी राजग के साथ ही एनडीए के साथ ही हैं। तो क्या कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कम से कम इन 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन को काफी मजबूत कर लिया है और वो पहले से ही मजबूत थी और मजबूत हो गई है, ऐसे देखना सही होगा? मैं ये मानता हूं कि बिहार में जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ है एनडीए, उसने आपसी मतभेदों को ऊपरी तौर पर आपसी मतभेदों का निपटारा कर दिया है। ये साफ दिखाई पड़ता है। देखिए, मुकेश सैनी को उन्होंने सीट नहीं दी। मुकेश सैनी ने महागठबंधन से अपील की कि उनको कुछ दिया जाए। महागठबंधन ने भी उनको कुछ नहीं दिया। अभी उन्हें उम्मीद है, इसलिए उन्होंने कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है कि वो एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और पारस, इन तीनों को लग रहा है कि महागठबंधन से इन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि महागठबंधन से कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए एनडीए जिस तरीके से उन्हें रखेगा उस तरीके से ये रहेंगे, उसमें एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन इससे इस बात की कोई गारंटी नहीं मिलती कि इनके वोटों का ट्रांसफर भी उसी प्रकार 2019 की तरह स्मूथली, बिना किसी दिक्कत के, सहजता से आपस में होगा। मेरा मानना है कि बिहार में जो मौजूदा एनडीए है उसके अंदर बहुत जबरदस्त अंदरूनी विरोधाभास और अंतर्विरोध हैं। उन अंतर्विरोधों का अंतर्विरोध की अभिव्यक्ति एक तो इस तरीके से हो सकती है कि लोग अपनी नाराजगियां व्यक्त करें, छोड़ के जाएं। वो नहीं हो रहा है, ये सही बात है आपकी। लेकिन वो अंतर्विरोध, विरोधाभास समाप्त नहीं हुए हैं और इनमें आपस में सीटों का, आपस में वोटों का तबादला, इसके वोट उसको, उसके वोट इसको, ठीक से नहीं मिलेंगे और बहुत दिक्कत आएगी। भले ही चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ कितनी भी अच्छी और खुशनुमा हंसते हुए तस्वीरें खिंचवा लें, लगभग ऐसी ही स्थिति महाराष्ट्र में भी है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं ये कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की एक और चाल है। यहां पर जब इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है, उसी वक्त मीडिया ये खबर चला रहा है कि वहां पर असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल जमा हो रहे हैं। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की हैसियत क्या है और पल्लवी पटेल की हैसियत क्या है। पल्लवी पटेल को तो काफी उन्होंने कोशिश की, अखिलेश यादव ने उनको एक दाना नहीं डाला। वो तो बहुत कोशिश करती नहीं कि इंडिया गठबंधन में आ जाए। दरअसल उनका इंडिया गठबंधन ने स्वागत नहीं किया। अब उनकी तस्वीर आ रही है टीवी पर कि वो असदुद्दीन ओवैसी खड़े हुए हैं और बगल में पल्लवी पटेल खड़ी हुई हैं और 4-5 नेता खड़े हुए हैं लाइन लगाकर, और तीसरा मोर्चा बन रहा है। आप सोचिए, तीसरा मोर्चा बन रहा है और ऐसे लोगों को मिलकर बन रहा है तीसरा मोर्चा जो ना एनडीए में जा सकते हैं और ना ही इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, ऐसे लोग। और उनमें वो लोग भी शामिल नहीं है जो बड़ी क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां हैं, जैसे कि भारत राष्ट्र समिति। भारत राष्ट्र समिति भी एक ऐसी शक्ति है जो ना इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए में है। बीजू जनता दल ना इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए में है। वो लोग नहीं है इसमें शामिल। वो लोग भी इनमें आ जाते तो मैं मानता कि तीसरा मोर्चा गंभीर कवायद है। ये नहीं है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ट्रोजन हॉर्सेस हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के
नॉट सो सीक्रेट एजेंट हैं। ये सिर्फ वोट कटवा की भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये निभाएंगे और उनको वोट भी कुछ खास नहीं मिलेगा। मुझे पक्का यकीन है जब नजदीक नतीजा आएगा, कोई भी जीते कोई भी हारे, वो इनकी वजह से कोई जीत हार नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि इनकी वजह से कोई जीत हार हो जाए। छोटी महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, वो चुनाव पर असर डालती हैं। पिछले राजस्थान विधानसभा के चुनाव में छोटी महत्वपूर्ण पार्टियों ने चुनाव पर असर डाला था। मैं तो मानता हूं अशोक गहलोत ने उनके साथ अगर सीटों के तालमेल कर दिए होते तो वो चुनाव जीत गए होते। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो तथाकथित तीसरा मोर्चा है, ये कोई असर नहीं डालेगा। ये केवल जो राजनीति हो रही है उसके अंदर एक मीडिया के स्तर पर डिस्रप्टर की भूमिका निभाने के अलावा इनकी और कोई हैसियत नहीं है। लेकिन आनंद सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति थोड़ी ज्यादा बिखरी हुई अभी लग रही है? जब पहले दौर का मतदान होने में कुछ समय बाकी है, तो अमेठी रायबरेली को लेकर फैसला नहीं हुआ है, मायावती तो अलग से चुनाव लड़ ही रही है, और इस तरह की छोटी छोटी खबरें। तो क्या वहां भाजपा के लिए बहुत ही एक स्मूथ मैदान सा है कि आराम से जीत जाएंगे वो? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। देखिए, ये सारी मायावती किस दिन इंडिया गठबंधन के साथ थी? देखिए, ये फिर से नैरेटिव एक दिमाग में डाला जाता है, मायावती साथ नहीं है। मायावती किस दिन साथ थी? मतलब मेरी याद में तो पिछले 2.5-3 साल में किसी दिन साथ नहीं थी। ना उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैं इनके साथ हूं। दूसरी बात, ओवैसी, जैसे कहा जा रहा है ना कि इंडिया गठबंधन टूट गया, ओवैसी जी किस दिन साथ थे? पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़ी थी। तो मतलब मेरा सिर्फ कहना यह है कि इंडिया गठबंधन कहां टूटा। मैं जरा जमीनी हकीकत एक इसलिए बता दूं कि मेरे सामने वो आंकड़ा खुला हुआ है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओवैसी साहब की पार्टी ने 38 जगह चुनाव लड़ा था, 37 जगह जमानत जब्त हो गई थी, 37 जगह। और 2022 में उन्होंने 95 जगह चुनाव लड़ा था, क्योंकि इस बार हराना जरूरी था अखिलेश को। वो 0 जीते थे, 0 जगह सेकंड थे, 0 जगह थर्ड थे। उनको टोटल वोट 4,50,929 मिला था 95 सीटों में, जो एवरेज आता है 4,700 पर सीट, 0.5%। मैं सिर्फ कह ये रहा हूं कि ये एक चीज समझ लीजिए, मैं चुनाव को बहुत पास से देखा हूं। अगर आज आप कमल नयन जी, आप भी जाके चुनाव लड़ जाइए ना, और घर में बैठ के सिर्फ नॉमिनेशन करके घर चले आइए, हिंदुस्तान ऐसा विचित्र लोकतंत्र है हमारा कि 2-4 हजार वोट आपको भी मिल जाएंगे बिना प्रचार किए। मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं व्यक्तिगत अनुभव के साथ ही इस बात को कह रहा हूं। तो ये जो 2,000 और 4,000 वोट मिलते हैं, ये कोई सीरियस कैंडिडेट्स नहीं है। ये लोग एक हवा को बिगाड़ने का काम जरूर कर सकते हैं। और उसमें बेसिकली ओवैसी का क्या रोल है? ओवैसी जी का रोल ये है कि ये दिखाइए कि मुसलमान जो है वो इस गठबंधन को छोड़ के भाग रहा है। ग्राउंड पे अगर आप आके देखिए, और ये कहना नहीं चाहिए, क्या मुसलमान जाके बीजेपी को वोट करने लगेगा? जो अभी 2 दिन पहले लगातार जिस तरह से मुसलमान के लोगों के साथ जो जिस तरह का व्यवहार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, मेरी समझ में और मेरी जानकारी में और जिन समाज को मैं जानता हूं, शायद एक भी वोट अगर गलती से कहीं किसी मुस्लिम का पड़ गया जाए तो पड़ जाए, वोट नहीं मिलने वाला है मुसलमानों को। इनकी स्थिति वेस्ट बंगाल में भी बहुत खराब थी। मैं ये सब बात इसलिए बता रहा हूं, वेस्ट बंगाल में इन्होंने 2021 में 6 सीटें लड़ी थी, इनको कुल वोट मिले थे 10,852 वोट। ये ओवैसी साहब की पार्टी, अरे भाई, मेरे को दोस्त मित्र भी पार्टियां चलाते हैं, पार्टियां मैं बोल रहा हूं चलाते हैं। उसमें से एक साहब है, उनका अच्छा एक, अभी उन्होंने मिठाई की बढ़िया दुकान खोली है, मेरे अच्छे मित्र हैं, चाट अच्छी बनाते हैं वो। उनका एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका आदमी एक, हमने कहा अरे आपका, अरे कहे आया था, उसने कहा कि भैया दे दीजिए टिकट, दे दीजिए। क्योंकि वो छोटे लेवल का जिसने टिकट लिया, वो छोटे लेवल के वकील साहब हैं और छोटी मोटी ठेकेदारी करते हैं। तो अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम पुलिस का जो बीट कांस्टेबल है और जो पुलिस का जो सबसे नीचे के वो कम से कम आके उसको तंग नहीं करेंगे। थाने में तो ठीक है, अच्छा थाने में भी थोड़ा हो सकता है कि जो लेन देन होता है वो थोड़ा कम हो जाए। तो इसलिए ये जो पार्टीज हैं, ये आके क्या करेंगे? मेरे ये सारे डिटेल मेरे पास है। ये तेलंगाना में क्यों नहीं मजबूती से लड़ रहे हैं, जहां की ओरिजिनली पार्टी है? इनको बिल्कुल तेलंगाना में मजबूती से लड़ना चाहिए, महाराष्ट्र में मजबूती से लड़ना चाहिए।
प्रकाश अंबेडकर की बात को, अबे भाई अगर आप देखिए बार बार कहा जा रहा है कि अरे भाई वो गठबंधन में थे कब जो चले गए। तो ये बात मेरे हिसाब से ये बिल्कुल आनंद जी, वो भी असल में ओवैसी के पुराने साथी हैं। जी जी पिछला चुनाव उन्होंने ओवैसी के साथ मिलकर लड़ा था। जी, नहीं तो ये थे कब जो चले गए। तो मेरा जी तो कहना है ये नैरेटिव बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा है कि देखिए ये छोड़ के, आपने एक बार भी किसी ने बात की कि हनुमान बेनीवाल एनडीए को छोड़ के इधर आ गए? किसी ने बात की जो ट्राइबल पार्टीज हैं राजस्थान में, किसी ने बात की कि राम टहल चौधरी झारखंड में आ गए? किसे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये भी हो रहा है। कितने लोग बात कर रहे हैं, कितने लोग बात कर रहे हैं। तो वो नैरेटिव है बीजेपी का, और खास करके यूपी में राह आसान नहीं है। सब कुछ खराब हो जाने के बाद भी आरएलडी और बीजेपी के लोगों का जिस तरह का मल्लयुद्ध परसों आपने देखा था, अगर चाहिएगा तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। वो लग रहा था, मुझे पहली बार लगा कि ये शायद कुछ मारपीट का जो पुराना उद्देश्य, ऐसी मारपीट जम के हो रही थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और बीजेपी के बीच में, जो सहयोगी दल हैं, तो ये सहयोगियों की हालत थी। अंकिता भंडारी का नाम लेके 2 सितंबर, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो सितंबर 2022 में उस लड़की की हत्या हुई थी। उस लड़की की हत्या जब हुई थी तो कहा गया था, और एक जिस रिसोर्ट में हुई थी पौड़ी के, वो एक किसी भाजपा के लड़का उसको चलाता, भाजपा कोई का नेता था, उसका लड़का चलाता था, आर्या या मौर्या, में नाम अभी तुरंत भूल रहा हूँ। और उस समय पहली बात ये आई थी प्रथम दृष्टया कि दिल्ली के कोई बड़े नेताजी आते हैं जिनके लिए यहाँ सब ये सब तैयारी की जाती है। आज तक पता लगा दिल्ली के कौन नेता आते हैं। परसों स्मृति ईरानी जी को वहां से भागना पड़ा था, वो सारे वीडियोस हैं। जब लोग अभी भी अंकिता भंडारी को मरे 1.5 साल से ज्यादा हो गया, लोग पूछ रहे हैं कि अंकिता भंडारी में क्या हुआ और क्या आप क्या जवाब देंगे। जवाब नहीं है पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास जवाब देने को नहीं। और इस पहली बार मैं एक और चीज देख रहा हूं, अबे भाई साहब, पहली बार मैं देख रहा हूं कि लोग उम्मीदवारों से को कन्फ्रंट कर रहे हैं। और ये वाइड स्प्रेड है, राजस्थान में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है। लोग कन्फ्रंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या किया, आप यहाँ आए थे, आपने क्या किया। वो जो वहां के शेखावत साहब है, अगर मैं गलत नहीं, 2019 का पेपर लेके वो व्यक्ति आ रहा है कि आपने ये कहा था, आपने किया क्या। अच्छा देखा जाएगा, वो देखा नहीं जाएगा, उन लोगों को उल्टे पैर वापस जाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि आप विपक्षी पार्टी आए चाहे ना आए, जनता अपना एजेंडा खुद तय करे। जी। एक आखिरी सवाल मैं आप दोनों लोगों से उस पर टिप्पणी चाहूंगा कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर हम यह कह सकते हैं कि ये चुनाव वहां मजबूती से लड़ा जाएगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहुत मजबूत टक्कर है और वहां भाजपा को नुकसान भी हो सकता है या विपक्षी गठबंधन फायदे में रह सकता है। पहले वह सर आपकी टिप्पणी। देखिए, आमतौर पर ये धारणा मीडिया जनित धारणा है। ये धारणा बन गई है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई मुकाबला ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 100% परिणाम हासिल कर लेगी। मेरा मानना, जो मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं और अपने मित्रों से छन छन के मुझे खबरें मिल रही हैं, मैं मानता हूं कि इन तमाम जगहों पर भी मामला इतना सीधा और सरल नहीं है। जो छतरी वाला प्रश्न गुजरात की राजनीति में उठा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता को लगातार क्षमा मांगनी पड़ रही है, वो इस बात का सबूत है कि समस्या हर जगह है। चुनाव कहीं भी आसान नहीं है। हर चुनाव को लड़के आपको जीतना ही पड़ता है, और जब तक आप जीत ना जाए तब तक चुनाव जीता हुआ नहीं होता है। इसलिए कहीं भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि भाजपा का प्रदर्शन 100% न रह जाए। भले ही मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा ऐसी स्थिति में इन राज्यों में कहीं है भाजपा प्रदर्शन 10% रह जाएगा या 15% रह जाएगा या 25% रह जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में अच्छा परिणाम निकालेगी, लेकिन वो परिणाम कितना अच्छा होगा, प्रश्न इस बात का है। पिछली बार 100% अच्छा था। भाजपा के साथ समस्या ये है कि वो 100% अच्छा करने के लिए बेचैन है। उसकी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण ये है, और किसी भी राज्य में ऐसी स्थिति बन सकती है कि भाजपा का परिणाम 95% और 100% न रह जाए। ये राज्य हैं जिनके बारे में मान लिया गया है कि भाजपा यहाँ पे भाजपा ही अकेली चुनाव लड़ रही है, बाकी सब लोग तो बस औपचारिक रूप से ही मौजूद हैं। राज्यों की एक और श्रेणी है जो बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 130+ सीटें जीती थी। इनमें बिहार आता है, इनके अंदर महाराष्ट्र आता है, इसके अंदर पश्चिम बंगाल आता है, इसमें कर्नाटक आता है, इसमें तेलंगाना आता है, इसके अंदर उड़ीसा आता है। ये राज्य, इसके अंदर 9 राज्य हैं ये जिनके अंदर भाजपा ने 130 से ज्यादा सीटें जीती थी।
ये वो राज्य हैं जहां भाजपा की चुनाव परिणाम को दोहराने की क्षमता पर एक बहुत ही बड़ा गंभीर सवालिया निशान लगा है। कुछ भाजपा भी निश्चिंत नहीं है कि वो इन राज्यों में क्या हासिल करेगी। तो अगर भाजपा इन राज्यों में 2019 वाला परिणाम हासिल कर लेती है तो मैं समझता हूं वो बहुत बड़ा तीर उसने मारेगी। लेकिन यहां पर भाजपा को गंभीर नुकसान होगा और उसके पास रिकवरी के लिए दूसरी ग्राउंड नहीं है। आनंद सर, इसी प्रश्न को मैं आपके सामने रखूंगा थोड़ा सा घुमाकर कि कांग्रेस किन राज्यों में या विपक्षी दल किन राज्यों में अपना प्रदर्शन ज्यादा बेहतर कर सकते हैं? नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन को मेरे हिसाब से 3 राज्यों में उसको अच्छा, इंडिया गठबंधन के जो बाकी नॉन कांग्रेस जो जहां लीडरशिप है उसमें 4 राज्य, माफ कीजिएगा, 4 राज्य में उनको अपने प्रदर्शन को ठीक करना है। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। ये अखिलेश यादव जी के ऊपर सारा दारोमदार है कि वो किस तरह से लीड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। दूसरा राज्य है बिहार, जहां पे तेजस्वी यादव जी के ऊपर सारा दारोमदार है। तीसरा राज्य है वेस्ट बंगाल, जहां पे ममता बनर्जी जी रणनीति के तहत वो कोई सीट नहीं दी है, लेकिन ममता बनर्जी जी पार्ट ऑफ इंडिया गठबंधन है, ये उन्होंने कहा भी है। और उनकी पार्टी का प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में भदोही से ललितेश्वर मणि त्रिपाठी जी टीएमसी के कैंडिडेट होके इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो यहाँ वो पार्ट ऑफ द इंडिया गठबंधन है। तो ममता बनर्जी जी, और चौथा मेरे हिसाब से उद्धव ठाकरे साहब। उद्धव ठाकरे को भी वहां स्टैब्लिश लीडरशिप उनकी है और ये 4 लोगों को अपने यहां बहुत अच्छा करना है। अब मैं कांग्रेस पे आ जाऊं। कांग्रेस में जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो सबसे बड़ी एक, मैं केरल को नहीं जोड़ रहा हूं क्योंकि केरल में चित भी मेरी पढ़ भी मेरी टाइप स्थिति है। वो कांग्रेस जीते, लेफ्ट जीते, वो दोनों चिटपट दोनों इंडिया गठबंधन में ही रहने वाले हैं, तो इसलिए वहां कोई बहुत मुश्किल नहीं है। कर्नाटका में मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां डीके शिव कुमार अगर जैसा कहते हैं कि मैं 20 सीट से ऊपर यहां डिलीवर करूंगा, तो डीके शिव कुमार अगले 5-10 साल में भारतीय की राष्ट्रीय राजनीति में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने जा रहे हैं। क्योंकि वो अहमद पटेल नहीं है। अहमद पटेल वाज मोर ऑफ अ डील मेकर। वो डील करना, पीछे करना, रात में हम 10 बजे सो के उठते हैं, सुबह 4 बजे तक मिलते हैं, वो ये सब तमाशे करते थे। डीके शिव कुमार ग्राउंड में रह के लड़ाई करने में विश्वास रखते हैं और आज जब जरूरत पड़ी थी तो अपने को उन्होंने पीछे भी खींच लिया था सीतारामैया के सामने। तो कर्नाटका मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवंत रेड्डी, तेलंगाना, अगेन वन स्टेट जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि वहां ठीक करना चाहिए। 2 जगह का मैं और इसलिए नाम ले रहा हूं, छत्तीसगढ़, क्योंकि वहां भूपेश बघेल की सारी चीजें इस समय दांव पे लगी हुई हैं। वो खुद इलेक्शन में उतरे हुए हैं। और राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों लोग। तो मैं कांग्रेस की दृष्टि से इन 4 राज्यों को इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूं कि इन 4 राज्यों का मिलके भी करीब 70-80-85 सीट होती है, जहां कांग्रेस की पिछली बार 3-4-5 सीटें थी। तो मैं मध्य प्रदेश को इसमें नहीं डाल रहा हूं। मध्य प्रदेश में जो भी आ गया वो एक्स्ट्रा आ गया। दिल्ली में जो आ जाएगा ठीक है, वो आम आदमी पार्टी और इनके उसमें आ जाएगा। लेकिन प्रमुख रूप से ये 4, जहां पे कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिसको कांग्रेस को डिलीवर करना है। 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें इंडिया गठबंधन में इनके सही साथियों को डिलीवर करना है। इन 8 राज्यों में अगर कांग्रेस ने, और मैं नॉर्थ ईस्ट की भी बात नहीं कर रहा, नॉर्थ ईस्ट में बहुत इस समय बात करने को है, किसी दिन समय रहा तो केवल नॉर्थ ईस्ट में किया जाएगा। इन 8 राज्यों में अगर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और दूसरी पार्टियां ठीक परफॉर्म करती हैं तो बीजेपी के लिए तो 272 बहुत दूर की कौड़ी है। कमल, तो आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में आनंद वर्धन जी और रवि जी से बातचीत करेंगे। आप दोनों लोगों को बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।